हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सामाजिक शोध का प्रथम चरण है। तो सामाजिक शोध का प्रथम चरण कौन सा है इसमें? देखो ऑप्शन में समस्या का प्रतिपादन, विधि का प्रयोग, आंकड़ों का विश्लेषण और डी है तथ्य संकलन। तो राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक शोध का प्रथम चरण है तो वो कौन सा है? समस्या का प्रतिपादन। क्या होगा? समस्या का प्रतिपादन, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक शोध में समस्या का चयन और उसका प्रतिपादन अथवा पहचान करना कि किस पे हमें सामाजिक अनुसंधान करना है। ठीक है, एक तो पहचान हो गई, तो सामाजिक अनुसंधान के सफल संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है क्या है कि समस्या को आप पहचानो कि किस पे आप शोध कर रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो क्वेश्चन रिपीट ही है। तो देखो इसमें ऑप्शन में है ए में बताया गया है उपकल्पना का निर्माण, समस्या का निर्माण या निर्धारण, सी है प्रश्नावली का निर्माण और डी है शोध अभिकल्प का निर्माण। तो राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण है तो वो क्या हो जाएगा? समस्या का निर्माण, यानी कि या फिर निर्धारण। कोई समस्या बनी हुई है, जैसे हमें किसी अनुसंधान किसी पे शोध करना है तो हम देखेंगे ना कि कौन सी समस्या चल रही है जनरली, तो फिर हम वो समस्या का चुनाव करेंगे, या फिर अगर नहीं है तो समस्या का निर्माण करेंगे कि हाँ भाई ये चीज ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसके लिए हम एक समस्या का रूप देंगे। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, समस्या का निर्माण या फिर निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 3 है सामाजिक अनुसंधान के चरणों को निम्नलिखित में से व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन में है उपकल्पना का निर्माण, शोध समस्या का चयन और परिभाषा, सी है अवधारणा एवं सिद्धांत का पुनरावलोकन और डी है निष्कर्ष और सामान्यीकरण। तो क्या बताना है हमें? इसका जो है व्यवस्थित क्रम लगाना है। ठीक है, कि कौन सा क्रम होगा। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें? सबसे पहले शोध समस्या का चयन और परिभाषा। ठीक है, तो बी हो जाएगा सबसे पहले। फिर उसके बाद आ जाती है अवधारणा एवं सिद्धांत का पुनरावलोकन। क्या आ जाता है? अवधारणा एवं सिद्धांत का पुनरावलोकन, सी हो गया, बी सी। और उसके बाद आएगा उपकल्पना का निर्माण। फिर क्या करेंगे हम? उपकल्पना का निर्माण किया जाएगा। और बाद में डी बचता है निष्कर्ष और सामान्यीकरण। फिर उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा और जनरलाइजेशन किया जाएगा। तो सामाजिक अनुसंधान के चरणों के क्रम हैं कौन कौन से? शोध समस्या का चयन और परिभाषा, अवधारणा एवं सिद्धांत का पुनरावलोकन, उपकल्पना का निर्माण, फिर है निष्कर्ष और सामान्यीकरण। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली निम्न प्रक्रियाओं का सही क्रम है। अब हमें इसमें क्रम बताना है कि कौन सा सही क्रम है। तो ऑप्शन में देखो आंकड़ों का प्रक्रम, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण। बी है आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रक्रम। सी है आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का प्रक्रम, आंकड़ों का विश्लेषण। तो सी ही राइट आंसर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? हम आंकड़ों का संकलन करेंगे, फिर उसके बाद उसे क्रम से लगाएंगे, आंकड़ों का प्रक्रम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अनुसंधान की प्रक्रिया में की जाने वाली निम्न प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले आंकड़ों का संकलन, फिर आंकड़ों का प्रक्रम, फिर आंकड़ों का विश्लेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद क्या किया जाता है? जब आपने डाटा कलेक्शन कर लिया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? तो देखो ऑप्शन में इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा, या फिर उपकल्पना का निर्माण किया जाएगा, या फिर तथ्यों का वर्गीकरण किया जाएगा, या अग्रगामी अध्ययन होगा।
तो राइट आंसर क्या होगा? जब सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संकलन के बाद क्या किया जाता है? तो तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है। जब आपने संकलित किया है तथ्यों को, तो फिर क्या करेंगे? उसके बाद वर्गीकरण करेंगे आप। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सामाजिक अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य क्या है? समझ, भविष्यवाणी, नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक अनुसंधान के ये सभी उद्देश्य हैं। क्या है? समझ होना, फिर भविष्यवाणी भी करते हैं, जैसे परिणाम निकलते हैं उसके अकॉर्डिंग, और इसमें नियंत्रण भी होता है। तो सामाजिक अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य समझ हो गया, भविष्यवाणी हो गया तथा नियंत्रण भी हो गया। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। प्रयोगात्मक शोध क्या है? तो प्रयोगात्मक शोध के बारे में बताना है कि ये क्या है। तो ऑप्शन में है एक स्वतंत्र चर का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना, बी है स्वतंत्र चरों को छोड़कर अन्य सभी चरों को स्थिर रखना, सी है अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ के प्रभाव का अवलोकन, और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यानी कि प्रयोगात्मक शोध क्या है? एक स्वतंत्र चर का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना है, स्वतंत्र चरों को छोड़कर अन्य सभी चरों को स्थिर रखना है, और अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ के प्रभाव का अवलोकन भी करना है। तो ये सभी हो जाएंगे। तो इसमें प्रयोगात्मक शोध में कम से कम, अगर जब हम प्रयोगात्मक शोध करते हैं तो कम से कम 2 समूह होते हैं। क्या होते हैं? कम से कम 2 प्रकार के समूह बनाए जाते हैं। एक होता है प्रयोगात्मक समूह और दूसरा होता है नियंत्रित समूह। कौन कौन से? एक प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रित समूह। तो नियंत्रित समूह अन्य सभी दृष्टियों से प्रयोगात्मक समूह के समान होते हैं, केवल इसमें वह क्या करते हैं कि चर प्रभावकारी नहीं होता है जिसका कि अध्ययन किया जाना है। जिस टॉपिक पे आप अध्ययन कर रहे हैं वो ज्यादा प्रभावकारी नहीं होगा। जिस चर में प्रयोगकर्ता परिवर्तन या जोड़ तोड़ करता है उसे स्वतंत्र चर कहा जाता है। अच्छा, और क्या है कि स्वतंत्र चर जो होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, उसमें जोड़ तोड़ के बाद उसका प्रभाव जिस चर पर देखा जाएगा, ठीक है, जिस चर पर देखा जाता है उसे आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहा जाता है। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किसी सामाजिक अध्ययन में कौन एक आवश्यक है? तो कौन आवश्यक है? दिन प्रतिदिन भ्रमण, अध्ययन क्षेत्र और निदर्श, या फिर सी है वाटिका और बगीचे, और डी है नदी क्षेत्रों का दौरा। तो किसी सामाजिक अध्ययन में कौन एक आवश्यक है? तो देखो इसमें बी जो ऑप्शन है अध्ययन क्षेत्र और निदर्श, ये जरूरी है। ठीक है, और तो ये मतलब जरूरी नहीं है। तो सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान, मानविकी और इतिहास का समकालित अध्ययन होता है। इसमें अध्ययन क्षेत्र और निदर्श की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। वैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास के उद्देश्य से जो अनुसंधान किया जाता है उसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे उसे? आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, व्यक्तिगत अनुसंधान, या फिर क्रियात्मक अनुसंधान। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास के उद्देश्य से जो अनुसंधान किया जाता है उसे कहा जाता है आधारभूत अनुसंधान। क्या कहा जाता है? आधारभूत अनुसंधान। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास के उद्देश्य से जो अनुसंधान किया जाता है उसे आधारभूत अनुसंधान यानी कि बेसिक रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो जो नहीं है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन में है विश्वसनीयता, वैधता, पुनरावृत्तिता, और डी है सहज बोध अवलोकन।
तो वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो देखो इसमें राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सहज बोध अवलोकन। ये जरूरी नहीं है। वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, पुनरावृत्तिता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो जरूरी है, लेकिन डी वाला जरूरी नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण सहज बोध अवलोकन नहीं है, जबकि विश्वसनीयता, वैधता तथा पुनरावृत्ति वैज्ञानिक विधि के विशिष्ट लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक विशेषता मुख्य रूप से समाज शास्त्र द्वारा समाज एवं मानव व्यवहारों के अध्ययन में होती है? तो कौन सी होती है? निरीक्षण, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी, इन्हीं से सभी। तो ये सभी होती हैं अध्ययन में। ठीक है, वैज्ञानिक विशेषता में मुख्य रूप से निरीक्षण भी किया जाता है, सामान्यीकरण भी किया जाता है, भविष्यवाणी भी की जाती है। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समाजशास्त्र द्वारा समाज एवं मानव व्यवहारों के अध्ययन में वैज्ञानिक विशेषता मुख्य रूप से क्या हो गया? निरीक्षण। निरीक्षण इट मीन्स अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, और क्या सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, और वर्गीकरण भी होगा, क्लासिफिकेशन होगा, सामान्यीकरण होगा, जनरलाइजेशन होगा, भविष्यवाणी प्रेडिक्शन भी होगा। तो ये सभी चीजें होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो हम सभी जानते हैं कार्ल पियर्सन का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो एक तो सहसंबंध गुणांक का है और काई वर्ग का है। ठीक है, तो अब इसमें देखो सहसंबंध गुणांक है, साक्षात्कार प्रदर्शन है, माध्य गणना है और काई वर्ग है। तो वैसे तो इसमें जो है मतलब इन दोनों ही बहुत ही फेमस हैं, उनके प्रसिद्ध योगदान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काई वर्ग। क्या होगा? काई वर्ग। कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो वो काई वर्ग के लिए प्रसिद्ध है। अगर काई वर्ग नहीं होता, केवल सहसंबंध गुणांक होता, तो वहां पे हम क्या सही करते? वहां पे हम सहसंबंध गुणांक को सही करते। ठीक है, तो यही दोनों इनके बहुत ही फेमस है। कार्ल पियर्सन काई वर्ग परीक्षण के विकास के लिए प्रसिद्ध हैं, और काई वर्ग परीक्षण से इस तथ्य की जानकारी होती है कि किसी समग्र विशेष वास्तविक या अवलोकित तथा प्रत्याशित यानी कि ऑब्जर्व्ड किया गया हो, एक्सपेक्टेड हो का अंतर क्या हमारी आधारभूत परिकल्पनाओं की गलत होने के लिए कारण है, अथवा यह मात्र किसी संयोग का परिणाम होता है। तो ये उन्होंने जो बताया वो किस में बताया? वो बताया काई वर्ग परीक्षण में। किस में बताया? काई वर्ग परीक्षण में। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। काई स्क्वायर परीक्षण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? अब देखो इसमें ऑप्शन में है दो परिवर्तियों के बीच संबंध परीक्षण हेतु, या फिर दो परिवर्तियों के बीच अंतर के महत्व के परीक्षण हेतु, या सी है दो परिवर्तियों के बीच लगाव परीक्षण हेतु, या डी है दो परिवर्तियों के मध्य सहसंबंध की जानकारी हेतु। तो राइट आंसर होगा काई स्क्वायर परीक्षण किस उद्देश्य के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो परिवर्तियों के बीच अंतर के महत्व के परीक्षण हेतु। किसके लिए? काई स्क्वायर परीक्षण दो परिवर्तियों के बीच अंतर के महत्व के परीक्षण हेतु किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा किन के बीच होता है? तो इसमें देखो ऑप्शन +2 और -2, 1 और 9, सी है -1 और +1, और डी है 1 और 2। तो राइट आंसर क्या होगा? ये आप सभी जानते होंगे, सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा किनके बीच होता है? -1 और -1 और +1 के बीच। किसके बीच होता है? -1 और +1 के बीच होता है। जब दो या दो से अधिक चरों के मध्य कारण परिणाम का संबंध पाया जाता है, वहां पे क्या होता है? वहां पे सहसंबंध पाया जाता है। और सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा कैसा होता है? या तो -1 और -1 के बीच में जो भी होगा वो उसका सहसंबंध गुणांक कहा जाएगा। ठीक है,
तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध प्रारूप का नाम निम्न में से किसने प्रस्तावित किया? तो किसने किया है? पीवी यंग ने, मैक्स वेबर ने, जेएस मिल ने या कार्ल पॉपर ने? तो राइट आंसर क्या होगा? तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध प्रारूप का नाम निम्न में से किसने प्रस्तावित किया है? तो वो किया है जेएस मिल ने। किसने किया है? जेएस मिल ने। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अब निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या होगा? अब हमें माध्य बताना है, यानी समांतर माध्य बताना है, मीन बताना है। तो ये तो आप लोगों ने सभी ने सीखे होंगे उसमें। तो इसे देख लेते हैं। इसमें दिया है 5, 15, 20, 10, 50। तो इसका माध्य कैसे हम ज्ञात करते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन, है ना। तो क्या करेंगे हम? सिग्मा एक्स में इन सभी को प्लस कर लेंगे जो भी संख्याएं दी हैं, और जितने भी ये पद हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पदों से इसको भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर होगा तो वो हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा। और जो इसमें पद हैं वो कितने हैं? एन है। तो एन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो 100 का 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना होगा? 20 हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये छोटे मोटे से क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य का ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या बताना है? मीडियन बताना है। इसमें क्या पूछा है? माध्य का पूछिए। तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है बहुत ही। इसका फॉर्मूला होता है माध्य का इक्वल टू n+1/2। तो ये क्योंकि सिंपल पद है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा हम इसको क्या करेंगे? इसके जो कितने पद हो गए देखो, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसमें कितने पद है? 9 पद है। तो इसका जो सूत्र हमने बताया माध्य का इक्वल टू n+1/2। तो 9+1/2 हो जाएगा, यानी कि 10 का भाग 2 से कर देंगे। तो 10 का भाग जब 2 से करेंगे तो जो पद आएगा, जो भी संख्या आएगी, वही पद क्या होगा? वो मीडियन होगा। तो इसका 5 आ जाएगा, ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5वां पद इसमें देख लो कौन सा हो जाएगा? 5, 7, 9, 12, 10। तो इसका जो होगा वो, अच्छा इसमें एक और करना था, इसमें ना आरोही क्रम में आप लोग उसमें लगा लीजिएगा। जैसे आरोही क्रम, जैसे 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, उसके बाद कितना आ रहा है ना। तो ये सभी आरोही क्रम करके फिर उसमें वो पद ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब हम सही आरोही क्रम लगाएंगे इसको, तो हो जाएगा 9 इसकी मध्य का हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? 9, क्योंकि 5 है फर्स्टली, फिर 7 2 टाइम्स है इसमें, और फिर उसके बाद 9 है, नहीं उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो 9 कौन सा पद हो जाएगा हमारा? 5 वाला पद हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 9। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। माध्यिका का सही सूत्र क्या है? अब इसमें सूत्र भी पूछ लिया है कि माध्यिका का सूत्र क्या है, तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसमें देखो, इसमें है इसमें ए में दिया है L1 माइनस L2 अपॉन n इंटू m माइनस सी। तो इसमें मैं वैसे बता दे रही हूँ, इसमें है सूत्र, तो इसका जो राइट होगा वो होगा बी ऑप्शन, जो है इसमें दिया है L1 प्लस, फिर हो जाएगा L2 माइनस L1 अपॉन F हो जाएगा, फिर m माइनस सी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हो सकता है 3-4 वीडियो में ये आए, तो आप लोग सभी देखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।